Hello everyone, welcome to Gate Academy Plus. This is Ranjan and we are in our last lecture of module number 4 Basic Electrical Engineering Magnetic Circuits. जी हाँ, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैग्नेटिक सर्किट का जो सेक्शन हमारा चल रहा है फोर्थ मॉड्यूल, इसका न्यूमेरिकल पार्ट अभी हम लोग कंटिन्यूसली पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग लगातार न्यूमेरिकल पार्ट्स पे वर्क कर रहे हैं एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी द लास्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स. काफ़ी दिन से हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं. आई होप कि जो भी बेसिक जो कंसेप्ट्स रहे होंगे वो आपको अभी तक समझ आए होंगे. आज जो हम लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है उसको इस हिसाब से इस रीज़न से मैंने उठाया है कि सो दैट कुछ और अलग अलग अप्रोच के तरीके आपको पता चल जाए कि मैग्नेटिक सर्किट्स के न्यूमेरिकल को आप और किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं और कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कितने वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं अब हम लोग. और ये मॉड्यूल के अब कंप्लीट हो जाने के बाद अब बहुत जल्दी आपको अगला मॉड्यूल मिलने वाला है, दैट इज मॉड्यूल नंबर 5. सो स्टे कनेक्टेड. लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास. तो क्वेश्चन मैं आपके लिए क्विकली रीड कर देता हूं. वी हैव एन इलेक्ट्रोमैग्नेट शोन बिलो, एक डायग्राम होगा इसके साथ, हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट शोन बिलो has a cross section of 12 centimeter square with a mean length of iron path of 50 centimeters. If it is excited by two coils each having 400 turns of conductor winding, then a current of 1 ampere is provided to the coil. The resultant flux density gives a relative permeability of 1300. ठीक है, इतना क्वेश्चन है. इसके आगे लिखा हुआ है फाइंड. देखते हैं क्या फाइंड करना चाहिए. तो फाइंड में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास रिलक्टेंस ऑफ आयरन पाथ. रिलक्टेंस ऑफ आयरन पाथ, ठीक है. देन सेकेंड रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप. देन नेक्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप. ठीक है, देखते हैं इसके साथ कोई डायग्राम है क्या हमारे पास. डेफिनेटली ये डायग्राम भी अवेलेबल है. क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं. क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे बनने वाला है. चीजें डायरेक्टली पूछी हुई है और डायरेक्टली गिवन भी है. डेटा भी जो है यहाँ पे एकदम डायरेक्ट डेटा है. आपको बस एग्जैक्ट तरीके से पुट करना आना चाहिए. ठीक है, तो चलो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि इस क्वेश्चन से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं. जैसा यूजुअली हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, हमारा अप्रोच करने का तरीका ज्यादा चेंज नहीं होगा. ठीक है, फॉर्मूला कैसे रखना है अभी तक आप लोग सीख चुके हो. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से पहले उनको देखो, उसके बाद इस पे आओ. ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज जिस सीक्वेंस में वीडियो है आप उसी सीक्वेंस में देखते हुए यहां तक पहुंचिए. तो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू गाइस. ठीक, स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को. चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहां से एक्सट्रैक्ट कर लूं जो हर बार करता हूं. आप लोग भी मेरे साथ ये चीज कर सकते हैं. फटाफट इसके डेटा को आप लोग भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. आप लोग भी जल्दी से समझ सकते हैं और मेरे साथ साथ आप लोग भी जैसे जिन पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप उसको सोल्यूशन में गिवन के फॉर्म में लिखना शुरू कर सकते हैं मेरे से पहले. ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है. लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेक्शन शोन बिलो हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी ये जो सर्किट है हमारे पास, इसकी जो क्रॉस सेक्शन है अगर ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऑब्वियस थिंग है, तो इसका मतलब क्या होता है. अगर ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर की सेक्शन है तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इज इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस पोर्शन की जो एरिया है ए की वैल्यू इट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, इसकी थिकनेस की एरिया एंड इट इज हैविंग अ यूनिफॉर्म थिकनेस. अगर नहीं दिया हुआ तो हम लोग बाय डिफॉल्ट इसको अज्यूम करके चलते हैं कि एक यूनिफॉर्म थिकनेस का सेक्शन है. मैग्नेटिक पाथ इज हैविंग अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसका कोई इशू नहीं होने वाला है. आगे बढ़ते हैं तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, एरिया की वैल्यू विथ अ मीन लेंथ ऑफ आयरन पाथ 50 सेंटीमीटर. आयरन से बना हुआ जो हिस्सा है उसकी लेंथ इज 50 सेंटीमीटर मीन लेंथ. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ आयरन. ध्यान रखना दिस इज नॉट द टोटल लेंथ. इस टोटल में से एयर गैप को माइनस करके आयरन निकालने का अगर आप सोच रहे होगे तो दिस इज रॉन्ग. ये डायरेक्टली आपको लेंथ ऑफ आयरन सेक्शन दिया हुआ है. ठीक है, डायग्राम में पहले से एयर गैप की लेंथ आपको बना के दे रखा है. आगे देखते हैं. इट इज एक्साइटेड बाय टू कॉइल्स ईच हैविंग 400 टर्न्स ऑफ कंडक्टर वाइंडिंग. इसमें ये बोलता है आपको, इसमें आपको ये बोल रहा है कि इट इज एक्साइटेड बाय टू कॉइल्स. देखो यहां पे 2 कॉइल लगी हुई है. ठीक है,
सपोज कर लेते हैं ऐसी कुछ नंबर ऑफ टर्न्स यहां लगी होंगी और वैसा ही कुछ दूसरे साइड पे भी लगी होंगी। ठीक है, तो दो कॉइल्स हैं, कॉइल की नंबर ऑफ टर्न N1 एंड N2 हमारे पास अवेलेबल है। ये दोनों कॉइल साथ में भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं अलग अलग हो। और दोनों सेट पे 400 टर्न्स की कंडक्टर वाइंडिंग है ईच। एक कॉइल पे 400 टर्न्स है, तो दोनों मिला के नंबर ऑफ टर्न्स N की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? N टोटल जो होगा दैट इज 800 टर्न्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट सेम ही शेयर कर रहे हैं ये लोग, तो मतलब ये वायर ऐसे अलग अलग नहीं है, ये वायर जुड़ा हुआ है इनका। ठीक है, कंटिन्यूअस एक कॉइल का सेट है। फिर लिखा हुआ है व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज प्रोवाइडेड, करंट ऑफ 1 एम्पियर इज प्रोवाइडेड, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I, दिस इज द वैल्यू ऑफ I to the coil, the resultant flux density gives a relative permeability of 1300। resultant flux density की वैल्यू तो नहीं गिवन है, लेकिन आपको म्यू आर की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1300। दिस इज म्यू आर। भाई ये किसका म्यू आर होगा? ऑब्वियस थिंग है, एयर का तो हो नहीं सकता, इट इज 1, तो फिर ये म्यू आर ऑफ आयरन सेक्शन है, तो म्यू आर ऑफ आयरन इज गिवन। क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछता है रिलक्टेंस ऑफ आयरन पाथ, तो सबसे पहले चलो सोल्यूशन पार्ट में चलते हैं हम लोग। लेट अस स्टार्ट विद सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन में जैसा हम लोग लिखते आए वैसे ही लिखते हैं। सोल्यूशन में लेट अस स्टार्ट विद गिवन। ठीक है, देखते हैं क्या क्या डेटा गिवन है हमारे पास। तो गिवन में हमारे पास सबसे पहले है लेंथ ऑफ आयरन 50 सेंटीमीटर, दैट इज 50 × 10⁻⁻² मीटर्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इट इज 12 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। देन इसके बाद हमारे पास है 2 कॉइल्स ईच हैविंग 400 टर्न्स ऑफ कंडक्टर वाइंडिंग। तो मतलब मैं अगर कंबाइंड फॉर्म में बोलूं तो वैल्यू ऑफ N इज 800 टर्न्स, वैल्यू ऑफ N इज 800 टर्न्स। देन फिर इसके बाद दिया हुआ है व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज प्रोवाइडेड टू द कॉइल, करंट ऑफ 1 एम्पियर दैट इज द वैल्यू ऑफ I इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1 एम्पियर्स। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज हैविंग अ रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ 1300, तो 1300 है म्यू आर ऑफ आयरन की वैल्यू 1300। ठीक, फिर आगे लिखते हैं टू फाइंड नंबर 1। शॉर्ट में मैं लिख लेता हूं रिलक्टेंस ऑफ आयरन पाथ, तो रिलक्टेंस को S से डिनोट करते हैं, आयरन के लिए सबस्क्रिप्ट में I लिख लिया मैंने। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है? रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, कैपिटल S से डिनोट किया और स्मॉल लेटर्स में G लिख लिया। थर्ड में पूछा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो थर्ड में लिख लेते हैं हम लोग phi। और लास्ट में पूछा हुआ है फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप, तो मतलब पॉइंट नंबर 5 में मैं लिख लेता हूं BG। ठीक है, शॉर्ट में मेरे पास एक समरी के फॉर्म में पूरे क्वेश्चन को मैंने समराइज कर दिया और सारी डेटा को इस फॉर्म में ऐसे सिंबल्स के साथ मैंने लिखा हुआ है जिनसे मुझे अपना फॉर्मूला रिमेंबर करने में, ध्यान करने में इजी हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब यहां से। अब चलते हैं सॉल्यूशन पार्ट में। सबसे पहले चलो कहां से शुरू करें? बिल्कुल इजी है, कोई भी स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा सर कैसे शुरू करें, अब क्या करें इसमें? पहले भाई देखो सारी डेटा गिवन है, इसमें किसी को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि डायमीटर दिया हुआ उससे लेंथ निकालना है या डायमीटर थिकनेस दिया हुआ उससे एरिया बनाना है, सब कुछ दिया हुआ डायरेक्टली। सीधे SI से शुरू करते हैं। ठीक है, रिलक्टेंस ऑफ आयरन पार्ट देखते हैं कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, इसमें लिखा हुआ है रिलक्टेंस ऑफ iron section, reluctance of iron section. So we know that reluctance of iron, अगर reluctance of iron निकाल रहे हो तो उसके फॉर्मूले में होना चाहिए length of iron अपॉन area of iron into mu naught mu r of iron। बिल्कुल सिस्टमैटिकली अप्रोच करना है, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से आप सॉल्व करो। एक एक स्टेप वाइज फॉर्मूले मुझे पता आपको याद होगा, बट लिख के चलते जाओ, लिख के आप देखते जाओ इसको, जितनी बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, आपके माइंड में बैठ जाएगा। आपको मैं रिलक्टेंस बोलूंगा, आपके माइंड में ये पिक्चर दिख जाएगी सीधे, और यही चाहिए मुझको, मैं यही चाहता हूँ एक्चुअल में।
देयरफॉर रिलक्टेंस ऑफ आयरन विल बिकम, तो फॉर्मूला में जरा वैल्यू पुट कर लेते हैं, 50 इंटू 10⁻⁻² अपॉन एरिया दैट इज 12 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। और आयरन की म्यू आर की वैल्यू कितनी गिवन है इस क्वेश्चन में, 1300, ठीक है। सो देयरफॉर रिलक्टेंस ऑफ आयरन इज, चलो आप लोग भी कैलकुलेट करो, मैं भी अपना सेल फोन निकाल लूँ ज़रा कैलकुलेट करने के लिए। हाँ भाई कैल्सी ऑन कर लिया, चलो देखते हैं। सो लेंथ इज 50 इंटू 10⁻⁻² अपॉन एरिया की वैल्यू है यहाँ पे 12 इंटू 10⁻⁻4 एंड म्यू नॉट की वैल्यू तो फिक्स रहती है हर बार, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एंड इस केस में म्यू आर की वैल्यू है 1300, ठीक है। तो मेरे पास रिलक्टेंस ऑफ आयरन आ गया 255,055.998 एम्पियर टर्न्स पर वेबर, ठीक है। सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन के पहले पार्ट का वैल्यू ये निकल चुका है। क्या किया हम लोगों ने, रिलक्टेंस ऑफ आयरन कैलकुलेट किया जस्ट बाय यूजिंग ऑल द गिवन आइडेंटिटी एंड ऑल द गिवन क्वांटिटीज। इनका यूज करके, इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों ने रिलक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। So in the second part of the question, we need to find the value of reluctance of air gap. Reluctance of air gap. बिल्कुल easy है. Let us put the identity first. Reluctance of gap should be equal to length of air gap upon area of air gap mu naught into mu r of air gap. क्वेश्चन में mu r of gap is not given, नहीं दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है. We know that mu r of air gap is 1. डायरेक्टली पता है हमको कि mu r of air gap तो 1 होती है भाई, ये तो पता ही है आप सबको. तो अब सीधे सीधे वैल्यूज पुट कर लेते हैं. Therefore reluctance of air gap is, तो भाई चलो देखते हैं. रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप के लिए आपको चाहिए लेंथ ऑफ गैप इज गिवन टू बी 0.4 सेंटीमीटर्स. तो 0.4 सेंटीमीटर पुट कर लेते हैं. दैट इज 0.4 इंटू 10⁻⁻² अपॉन एरिया. तो एरिया बीइंग अ यूनिफॉर्म सेक्शन, और इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि दिस फ्लक्स इज फेसिंग सम काइंड ऑफ फ्रिंजिंग या सम काइंड ऑफ लीकेज इज देयर, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है. सो इफ दिस इज द केस, और ऐसा कोई लीकेज फ्लक्स या फ्रिंजिंग का केस नहीं आता है, इन दैट केस यू आर गोइंग टू अज्यूम दैट द एंटायर सेक्शन इज हैविंग सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स. इस पूरे सेक्शन के अंदर एरिया जो है वो यूनिफॉर्म है, कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स की वैल्यू सेम है, डेंसिटी सेम है. तो अब आप यहां पे क्या लिखोगे, एरिया की वैल्यू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो हम लोग पुट कर लेते हैं 12 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और म्यू आर इट इज 1. ठीक है, क्योंकि कंडीशन किसका है, एयर का कंडीशन है. तो एयर और वैक्यूम इन बोथ द केसेस वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ म्यू आर एज 1. ठीक है, देयरफॉर रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप इज, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से. आप लोग कोशिश करो, मुझसे जल्दी कैलकुलेट करो जल्दी से. 0.4 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 12 into 10⁻⁻4 into 4 pi into 10⁻⁻7 and 1. तो मेरे पास वैल्यू अब आ गई 26525 82.384.
और इसकी यूनिट लिखना जरूरी है, एम्पियर टर्न्स पर वेबर। ये वैल्यू आ गई एंड दिस इज द रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, सिस्टम के एयर गैप का रिलक्टेंस है जो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, चलो इसको हाईलाइट कर लेते हैं जल्दी से। एंड इसी के साथ साथ मैं एक चीज और कर लेता हूं जिसकी जरूरत मुझको आगे जाके पड़ेगी कि देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक रिलक्टेंस, टोटल मैग्नेटिक रिलक्टेंस ऑफ एंटायर सर्किट इज, अब पूरी सर्किट का मैग्नेटिक रिलक्टेंस क्यों निकाल रहा हूं बताऊंगा, उसके पीछे एक रीजन है। तो पूरी सर्किट का मैग्नेटिक रिलक्टेंस अगर मैं निकालूं, इट शुड बी डिनोटेड बाय एस टोटल, दैट शुड बी इक्वल टू रिलक्टेंस ऑफ आयरन प्लस रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। ऑब्वियस थिंग है, दो मीडियम्स को मिला के पूरा सर्किट बना हुआ है, तो एक मीडियम जो है दैट इज मेड अप ऑफ आयरन और दूसरा मीडियम जो है दैट इज एयर। देखो ये पूरा आयरन का मीडियम है, ये एयर का मीडियम है, तो पूरी की पूरी फ्लक्स आपको इतनी ही जगह के अंदर से ट्रेवल होकर जाती हुई मिलेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एस टोटल की वैल्यू निकालना शुरू किया। चलो एस टोटल के लिए मेरे पास दोनों ही वैल्यू है। रिलक्टेंस ऑफ गैप पहले लिख लेता हूं मैं 2582.384 प्लस रिलक्टेंस ऑफ आयरन पिछले पेज में मैंने निकाला हुआ है 255,055.998। ठीक है, तो मेरे पास एस टोटल की वैल्यू आ गई 2907,638.382 एम्पियर टर्न्स पर वेबर। ठीक है, सो दिस इज माई टोटल रिलक्टेंस। हालांकि ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है ना, मैं उस पार्ट को बोलूं तो वो यही खत्म हो चुका है, दिस इज आंसर नंबर 2, मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये थर्ड पार्ट में काम आने वाला है। ठीक, चलो देखते हैं, देखें थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है। भाई फर्स्ट में पूछा था रिलक्टेंस ऑफ आयरन पाथ्स, कैलकुलेटेड, ये हो गया भाई कंप्लीट। ठीक है, ये डन हो गया। रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, दिस इज ऑल्सो डन। थर्ड में पूछा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की वैल्यू, तो भाई मैं फाई कैसे कैलकुलेट करूं, तो चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं सीधे। ठीक, थर्ड पार्ट, फाई यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी वैल्यू पूछा हुआ है। वी नो दैट B इक्वल्स टू फाई अपॉन ए। ठीक है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है हमको, B इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन क्या आपको कहीं पे भी B की वैल्यू दिख रही है इस क्वेश्चन में? कहीं पे भी B की वैल्यू है? नहीं है। यूजुअली आपके माइंड में जैसे फाई कोई बोले तो आपके माइंड में ये आ जाता है कि चलो B इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया कर देते हैं, एरिया तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, B अगर कहीं पे गिवन होता तो कैलकुलेट कर लेते, बट फिलहाल इस क्वेश्चन में B की वैल्यू इज नॉट गिवन। तो क्या हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते हैं। दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर सीन, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो क्या यूज करना चाहिए? चलो मेरे पास फाई शायद कहीं और भी आता है, कहाँ आता है? MMF इज इक्वल्स टू फाई एस इज इक्वल्स टू NI इज इक्वल्स टू HL। एक MF की आइडेंटिटी भी मेरे पास है। ठीक है, MF की आइडेंटिटी में से देखते हैं मैं कौन सा डेटा यूज करने वाला हूं। मेरे पास जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से किस आइडेंटिटी से मैं इसको इक्वेट कर दूं कि मेरा आंसर आ जाए। आपको पता है S यानी S टोटल की वैल्यू जो है ये मेरे पास आ रखी है पहले से। ठीक, करंट की वैल्यू गिवन है मुझको क्वेश्चन में, कितना गिवन है करंट देख लो भाई, व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज प्रोवाइडेड, तो मतलब 1 एम्पियर की करंट भी गिवन है। और N का क्या? N में लिखा हुआ है कि 2 कॉइल है, 400 टर्न्स का एक है, ईच हैविंग 400 टर्न्स, तो दोनों को मिला के मेरे पास 800 टर्न्स का नंबर ऑफ टर्न भी अवेलेबल है। अब क्या बच गया? फाई, इसको पता लगाना बच गया। तो क्या ये टफ है कैलकुलेट करना? इजी है। इस फॉर्मूले को अगर मैं अप्लाई करूंगा, यानी मैं इन दोनों को बस अगर इक्वेट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, फाई की वैल्यू मिल जाएगी मुझे यहां तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
हालांकि यहाँ भी जाके आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो एकदम आसानी से, जो डेटा एकदम सामने दिख रहा है डायरेक्टली उसी से मैं कैलकुलेट कर लूँ चीज़ें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सारा डेटा। और अब मैं देखो क्या होता है, ये चीज़ जो मैं आपको बताया कि इसको कैसे कंपेयर किए, कैसे हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, ये करना बहुत ज़रूरी होता है। ये अभी जब आप प्रैक्टिस सेशन में हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, जब आप ये काम इस समय करते हो तो एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मोटिव ये है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप एग्जाम में बैठ के दिमाग लगाना शुरू करो कि अब कौन सा लगेगा, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये चीज़ नहीं करना है। आप अभी इतना प्रैक्टिस कर लो और घर पे आप जब क्वेश्चंस बना रहे हो तो इतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन को देखोगे, आपके सामने ऐसे क्वेश्चन है, इसके डेटा क्या क्या अवेलेबल है वो आपको दिखा, और क्या पूछा हुआ है वो आपने देखा, और क्विकली आपके माइंड में उसका सोल्यूशन आ गया कि ठीक है मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा इस डेटा के हिसाब से, तो मेरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा आपके पास सोचने का, और एग्जाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं इस चीज़ को। तो उस समय आपको ये फ्रेम नहीं करना है, उसमें गलतियाँ हो जाएंगी, ये नहीं करना है। ये डायरेक्टली आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए हम किसको किस चीज़ से कैसा इक्वेट करने वाले हैं और क्या क्या डेटा हम यहाँ से यूज़ करने वाले हैं सिस्टम से। तो चलो मैं सोल्यूशन पे आगे बढ़ता हूँ। तो अब मैं लिख सकता हूं कि therefore phi equals to ni अपॉन s, n टोटल, i टोटल, s टोटल। ठीक है, तो s पे मैं s टोटल बोल देता हूं यहाँ पे। therefore phi is equals to n की वैल्यू है मेरे पास 800 इंटू i की वैल्यू है 1, i की वैल्यू है 1 अपॉन s की वैल्यू दैट इज टोटल रिलक्टेंस, इतना कुछ आया मेरे पास। तो टोटल रिलक्टेंस को भी चलो मैं यहाँ से उठा लूँ, बार बार वैल्यू देख के लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली यहाँ से ले चलते हैं। ठीक है, तो टोटल रिलक्टेंस की वैल्यू को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब इसको डिवाइड कर लो सीधे 800 से, तो वैल्यू मेरे पास आती है 800 अपॉन 2907638.382 और आंसर मेरे पास आता है, इस पर्टिकुलर सेक्शन का आंसर मेरे पास आता है phi is equals to 0.0002 वेबर्स, 0.000275, तो 27 चलो बोल सकते हैं हम लोग वेबर्स। ठीक है, सो दिस वाज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यही पूछा हुआ था सिस्टम के अंदर, थर्ड क्वेश्चन के अंदर थर्ड पार्ट में पूछा हुआ था। तो दिस बिकम्स माय आंसर नंबर 3। थर्ड का सोल्यूशन मेरे पास आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन पे आगे क्या पूछा है। आगे लिखा हुआ है फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप, फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप। फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप को किससे डिनोट किया था मैंने, बताओ। जब गिवन लिखा था जहां पे मैंने, वहां मैंने लिखा हुआ था कि फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप दैट इज बी और सबस्क्रिप्ट में जी शुड बी इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, सिस्टम के अंदर फ्लक्स तो भाई यूनिफॉर्म होने वाला है, एरिया बस जो मुझको यूज करना है वो एयर गैप का। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लीकेज फ्लक्स ऑफ फ्रिंजिंग के ना होने के कारण एरिया ऑफ गैप भी वही रहेगा जो आपने एरिया ऑफ आयरन सेक्शन में यूज किया हुआ था, तो उसका कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपके पास पूरी की पूरी वैल्यू है, फाई भी है, एरिया ऑफ जी भी है, गैप, तो आप बी जी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। देयरफॉर आई कैन राइट इट एज बी ऑफ जी यानी फ्लक्स डेंसिटी ऑफ गैप इज इक्वल्स टू, फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दूं 0.00027 अपॉन एरिया की वैल्यू तो सेम है, दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 इंटू 10⁻⁴। और देखते हैं भाई इसको सॉल्व करके क्या वैल्यू मिलती है। 0.00027, 3 की 4 0 हो गए गलती से, हाँ भाई 0.0027 अपॉन 12 इंटू 10⁻⁴। क्या वैल्यू आई सोचो भाई, कैलकुलेट कर रहे होगे तो सोचने की ज़रूरत थोड़ी ना है, सीधे बताना है आपको वैल्यू 0.225 टेस्ला। So this is the value of magnetic flux density in air gap for this entire given data. इस given data के according
ये होगी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड दिस इज माय आंसर नंबर 4। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, पता चला इतनी जल्दी फटाफट हम लोगों ने बनाया, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, फटाफट आपको क्वेश्चन समझ में आता जाएगा, जल्दी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो जल्दी से इसको एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, एक समरी के फॉर्म में जिन स्टूडेंट्स को समझना है कि सर एक बार पूरा समराइज कर दो कि कैसे सॉल्व कर रहे हो, तो चलो ठीक है समराइज कर लेते हैं। क्वेश्चन इतना कुछ गिवन डेटा था, ऐसी मैग्नेटिक सर्किट थी, बोला हुआ था कि ये पोर्शन जो है मेटल का आयरन से बना हुआ है, बीच में एयर गैप है 0.4 सेंटीमीटर्स की, एरिया चारों तरफ यूनिफॉर्म है, दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है सभी तरफ मिला के यूनिफॉर्मली, और 2 कॉइल मिलके इसकी वाइंडिंग को कंस्टिट्यूट कर रही है, इसकी वाइंडिंग 2 कॉइल्स के फॉर्म में बनी हुई है, ईच हैविंग 400 टन्स, तो दोनों को मिला के मैंने बोला कि 800 टन्स की वाइंडिंग है, सीधी बात करते हैं 800 टन्स की वाइंडिंग है इसकी। उस वाइंडिंग के अंदर जाने वाली सप्लाई है 1 एम्पियर की और म्यू आर बन रहा है सिस्टम का 1300। तो पता लगाओ कि रिलक्टेंस ऑफ आयरन पाथ कितना है, रिलक्टेंस ऑफ एयर कितना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी है एयर गैप की, और मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बन रहा है पूरे सिस्टम में। ठीक, तो इसके लिए सोल्यूशन का अप्रोच कैसा था हमारा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या किया, देखो गिवन सेक्शन में मैंने इतना पोर्शन लिख लिया, यहां से यहां तक इट इज ऑल गिवन, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, ये लिखा टू फाइंड, फाइंड क्या करना है और शुरू कर दिया डायरेक्टली। फर्स्ट पार्ट में रिलक्टेंस ऑफ आयरन था, तो लेंथ ऑफ आयरन अपॉन एरिया ऑफ आयरन म्यू नॉट म्यू आर ऑफ आयरन, सारी की सारी डेटा गिवन है क्वेश्चन में, तुरंत इसको पुट करो, ये वैल्यू निकल के आएगी। सेकंड पार्ट में मैंने क्या किया भाई, जैसा पूछा था क्वेश्चन में रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप, इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, इसकी आइडेंटिटी मैंने लिख लिया कि लेंथ ऑफ गैप अपॉन एरिया ऑफ गैप म्यू नॉट एंड म्यू आर ऑफ गैप। म्यू आर ऑफ गैप वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट स्टिल वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ म्यू आर फॉर एयर और वैक्यूम इन बोथ द केसेस इट इज 1। तो उस आइडेंटिटी का हम लोगों ने यूज किया, वैल्यू पुट की और हमारे पास रिलक्टेंस ऑफ गैप की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में फिर क्या पूछा हुआ है, थर्ड पार्ट पे जाने से पहले उसी थर्ड पार्ट के लिए मैंने कैलकुलेट क्या किया, जब मेरे पास इंडिविजुअली गैप का और आयरन का, भाई 2 ही मीडियम है और जब दोनों मीडियम की अलग अलग रिलक्टेंस आई चुकी है तो मैं दोनों को सम करके टोटल रिलक्टेंस निकाल लेता हूं। तो मैंने टोटल रिलक्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। फिर मैं आगे बढ़ गया किस पॉइंट पे, देन आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंस in the previous part I have already calculated the value of magnetic reluctance for the entire circuit, तो अब उसके कारण मेरे पास ये फॉर्मूला अप्लाई करना अब इजी हो जाएगा। ठीक है, यहां मुझको पूछा हुआ था मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैंने एमएफ के इक्वेशन से इक्वेट कर लिया, phi s equals to ni, n and I both things were given, s is nothing but s total which I have already calculated in the previous part. So I can write it as phi equals to ni upon s total, and by substituting the value of each and every identity I am getting the value of phi as 0.00027 Webers. ठीक है, then flux density in air gap, that is the value of B in air gap. That means if you are going to calculate the value of flux density for air gap, then in the formula you have to put the area of air gap as well. ठीक है, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला में लिख दिया Bg इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और एरिया में डाल दिया एयर गैप की वैल्यू। हालांकि एरिया पूरी सर्किट में सेम है, यूनिफॉर्म है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया और फ्लक्स डेंसिटी मुझे इतनी टेस्ला मिल गई। डायरेक्ट क्वेश्चन था, बार का क्वेश्चन स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर बार का क्वेश्चन भी थोड़ा कराइए, तो ये बार के क्वेश्चन इस टाइप के आपको मिल गए, बार शेप्ड क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं। हालांकि कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, आप रिंग के क्वेश्चन बनाओ, बार के क्वेश्चन बनाओ, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। आपको देखो क्वेश्चन में होता क्या है ना, आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के समझना आना चाहिए कि आपको वो जैसे जैसे आप रीड करते जा रहे हो आपके माइंड में एक सर्किट बनता चला जा रहा है कि ये सर्किट कैसा दिख रहा है सॉरी, उसके अंदर की डेटा कैसी है, उसके अंदर जो जो भी डेटा बताया जा रहा है वो कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है, कैसा दिख रहा है ये पूरा बनने के बाद। ये अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो आपका कंसेप्ट वैसे क्लियर है, आप बहुत आसानी से समझ लोगे, आप आगे का प्लान कर लोगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जो पूछा हुआ है उसके बेसिस पे कौन से फॉर्मूले लगेंगे वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको। तो फॉर्मूले का एक अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपने शायद देखा होगा, जिसने नहीं देखा वो जल्दी से जाके देखो। अभी से 3 या 4 वीडियो पहले एक फॉर्मूले का वीडियो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का, तो उसको जरूर से आप लोग देख लेना। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आपको मैं लेके चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आई होप कि आप लोगों ने भी बना लिया होगा। तो चलो अब देखने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, आई होप कि पिछला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि इसके अंदर नया क्या होने वाला है, क्या कौन सी नई वैरायटी का क्वेश्चन है ये, इसके अंदर का अप्रोच कैसा होने वाला है, और इसको आप कैसे समझ के कैसे इसके अंदर फॉर्मूले
अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के क्विकली चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और ये हमारा इस सेशन का अब लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलो रीड कर लेते हैं क्विकली। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट कंप्राइजेस ऑफ 3 सेक्शंस। जैसे ही मैं 3 सेक्शन मैंने बोला, आपके माइंड में तुरंत आया होगा कि सर ये टाइप 3 का क्वेश्चन बताने वाले हैं आप, और इसके अंदर 3 सेक्शंस है, तो कोई 3 चीजें आपस में मिलकर कंप्लीट मैग्नेटिक सर्किट, एक मैग्नेटिक पाथ को कंप्लीट कर रही होंगी। ठीक है, तो कौन कौन सी 3 सेक्शन है, चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है सेक्शंस के बारे में। लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 1 हैज अ लेंथ ऑफ 80 मिलीमीटर्स एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 60 mm स्क्वायर। एक पहला सेक्शन जो है, जिस भी मटेरियल का बना हो, जैसा भी सेक्शन हो, वो किसी भी शेप का हो, इनफैक्ट शेप भी डिफाइंड नहीं है इसके अंदर कि वो रिंग है, बार है, किस टाइप का है। तो लिखा हुआ है, सेक्शन 1 हैज अ लेंथ ऑफ 80 मिलीमीटर्स एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ 60 mm स्क्वायर। लेंथ इज गिवन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन, लेकिन ध्यान रखो इस चीज को कि अगर कहीं पे आपको रिलक्टेंस पूछ लिया तो म्यू आर इज नॉट गिवन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल तक देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो सेक्शन 2 इज हैविंग अ लेंथ ऑफ 70 mm एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ 80 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मतलब आप देख सकते हो सेक्शन 2 की लेंथ अब इंक्रीज नहीं हुई है, रिड्यूस हो गई है, जबकि एरिया इंक्रीज हो गया पिछले वाले से, सेक्शन 1 से इंक्रीज्ड है। आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट, सेक्शन 3 इज हैविंग अ एयर गैप। अच्छा, तो मतलब 2 कंडक्टिंग सेक्शन था और तीसरा वाला जो है वो एयर गैप है। ऑब्वियसली इसका लेंथ देख के भी समझ में आ रहा है, इट इज हैविंग अ लेंथ ऑफ 0.5 मिलीमीटर्स एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ 60 mm स्क्वायर। यानी तीनों ही सेक्शन में एरिया, लेंथ सब बदल गई है, सब अलग अलग है। ठीक है, तो आपके माइंड में एक छोटा सा पिक्चराइजेशन हो गया होगा। अगर अभी तक आपने खूब सारे क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस किए हुए हैं तो डेफिनेटली आपके माइंड में एक पिक्चराइजेशन बना होगा कि एक सिंगल सेक्शन है ऑफ दिस मच लेंथ एंड एरिया, एक सेकंड सेक्शन है ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लेंथ एंड एरिया, और फिर एक तीसरा सेक्शन आता है एयर गैप का, जिसकी लेंथ और एरिया आपको गिवन है। तो कैसा दिख रहा होगा वो डायग्राम, वो आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है, देखते हैं। इफ द मटेरियल हैज फॉलोइंग मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। देखो ये नई चीज आ गई इसके अंदर। अब मैंने जो एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जो करवाया था, जो गेट के क्वेश्चन जो पूछे हुए जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से मैंने जब कोई क्वेश्चन कराया था, आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से देख लो प्रीवियस वाला वीडियो, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो उसमें हम लोगों ने कुछ किया हुआ था एक क्वेश्चन जिसमें कुछ BH कर्व का डेटा था, जहां मैंने आपको बताया था कि ऐसे केसेस में आपको ग्राफ जो होता है, ग्राफ पेपर होता है, उस पर आपको ट्रेस करने की जरूरत पड़ती है ऐसे क्वेश्चंस के डेटा को। तो शायद कुछ ऐसा ही डेटा आपको गिवन है। तो लिखता है कि इफ अ मटेरियल हैज फॉलोइंग मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक then determine the value of current necessary in coil of 4000 turns wound on section 2 to produce a flux density of 0.7 Tesla in the air gap। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या डेटा दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं भाई। डेटा को भी ले आते हैं सामने। डेटा दिया हुआ है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो मैंने आपको बोला, और H इनके बीच का डेटा, दैट इज BH कर्व का डेटा। तो अब तो ये सर कंफ्यूजन हो गया। अभी तक तो लग रहा था कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, ये अचानक से स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बन गया और दोनों का मर्ज अप हो गया। अब दोनों का मिक्सड अप क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो एक बार बोर्ड में आप लोग सब देख लीजिए। आप इसका एक क्विक चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से सबसे पहले तो डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये दिमाग लगाना पड़ता है कि आप इसमें अप्रोच करना शुरू कहाँ से करें, क्योंकि मल्टीपल वैरायटी ऑफ डेटा इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। बहुत सारा टाइप का डेटा है। आपको बता दिया कि 3 अलग अलग सेक्शन को, 3 अलग अलग मीडियम्स को मिला के बना हुआ है पूरा मैग्नेटिक सेक्शन, बट साथ ही साथ आपको यह भी बता दिया कि उसकी कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक भी है, कुछ उसका BH कर्व भी ट्रेस हो रहा है वहां से। और फिर आपको पूछा कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट नेसेसरी इन द कॉइल ऑफ दिस मच अमाउंट of section 2 required to produce a flux density of 0.7 Tesla in the air gap। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2-3 वैरायटी को मिला के बनाया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, कोई टफ तो है ही नहीं, टफ तो होता ही नहीं। मुझे नहीं लगता मैग्नेटिक सर्किट का क्वेश्चन टफ होता है, बिल्कुल ईजी है, आराम से बनेगा। कंसेप्ट एक बार समझ लो, इसको पढ़ने के बाद डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लो, सेम अपना जो अप्रोच होता है, अप्रोच नहीं चेंज होगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डेटा गिवन है और उससे हम क्या बना सकते हैं, क्या कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी लगाना चाहिए आगे, वो समझते हैं। तो चलो देखो, सबसे फर्स्ट में क्या गिवन है भाई हमारे पास। देखो हमको दिया हुआ है सीरीज मैग्नेटिक सर्किट कंप्राइजेस ऑफ 3 सेक्शन, तीन चीजों से बना हुआ है। तो फर्स्ट वाले सेक्शन की जो है
वो है लेंथ इज गिवन, क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवन। तो मैं बोल सकता हूँ L1 और A1 की वैल्यू इज गिवन। वैसे ही सेकंड वाले सेक्शन में L2 और A2 की वैल्यू इज गिवन। थर्ड वाले सेक्शन में एयर गैप है, तो एयर गैप का लेंथ LG और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया AG जो है दैट इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, तो आगे लिखा हुआ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट नेसेसरी इन द कॉइल ऑफ 4000 टर्न्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ N वाउंड ऑन सेक्शन 2। इस वाले सेक्शन पे, सेकंड वाले सेक्शन के ऊपर इतने कॉइल्स की वाइंडिंग है, टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.7 टेस्ला। दिस इज द वैल्यू ऑफ B। कहाँ का B? इन एयर गैप, तो B ऑफ G करना पड़ेगा। क्लियर है? इतने डेटा गिवन है, इससे हमको कैलकुलेट करना है। तो अल्टीमेटली कैलकुलेट करना क्या है? व्हाट इज दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी दैट वी नीड टू कैलकुलेट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है आपको वैल्यू ऑफ करंट। ये वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है जो आपको कैलकुलेट करनी है। माइंड में अभी बहुत सारा चीज़ चलेगा, आपके माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें फाइव इक्वल्स टू NI कर लें क्या, या इसमें करंट के लिए H इक्वल्स टू L अपॉन वो कर लें क्या, H इक्वल्स टू NI अपॉन वो कर लें, L कर लें क्या हम लोग। बहुत सारे तरीके हैं, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। डेटा शुरू करते हैं पकड़ना, सारे डेटा को करते हैं कलेक्ट एक जगह पे, और फिर देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसमें बेटर अप्लाई किया जा सकता था। तो चलो देखते हैं, चलते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन पार्ट पे। शुरू करते हैं अपना बेसिक अप्रोच, जैसे हम लोग यूजुअली करते आए हैं आज तक। तो आखिरी क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे हम लोग। Let us start with the solution part, and first of all we will write the value of given quantities. तो section number 1 का length given है L1 is equals to 80 millimeters. L1 is 80 into 10 raised to the power minus 3 meters. Similarly A1 की वैल्यू भी है हमारे पास। A1 is 60 mm square, मिलीमीटर स्क्वायर है ना ये, तो इट इज 60 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, हाँ। फिर सिमिलरली वी हैव L2, जो सेकंड वाला पोर्शन है उसकी लेंथ 70 mm, दैट इज 70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मीटर। एंड वी हैव A2 as 80 mm square, 80 into 10 raised to the power minus 6 meter square, and we have LG, that is the length of air gap, as 0.5। देखिए mm में है कि cm में? mm में ही गिवन है ये भी, और क्रॉस सेक्शन 60 का है इसका, इंटू 10 raised to the power minus 3 meters, और एरिया ऑफ गैप 60 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गए डायमेंशंस, इसके कितने डायमेंशन हैं, क्या क्या लेंथ ब्रेथ लेंथ एरिया जो भी चीज़ है वो हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एयर गैप। सीधे मुद्दे का बात है, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एयर गैप है और नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स की वाइंडिंग है। तो N की वैल्यू है मेरे पास, N की वैल्यू है 4000 टर्न्स, ठीक, और फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एयर गैप इज 0.7 टेस्ला। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा हम लोगों ने जमा कर लिया एक साथ। तो इसको हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए भाई? आपको इस क्वेश्चन में मैग्नेटाइजेशन कर्व का डेटा भी तो दिया हुआ है, उसको भी तो यूज करोगे आप, हाँ? तो मैग्नेटाइजेशन कर्व का डेटा भी तो यूज करते हैं। क्या बोलता है? देखो मटेरियल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, तो एक काम करते हैं, जो इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक चली आ रही है अभी तक, पहले उसको तो मैं ट्रेस कर लूं, फिर देखता हूं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका नेचर किस टाइप का है, और गिवन डेटा से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में से क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, और उसके हेल्प से दूसरा एक्सिस की क्वांटिटी कैसे निकलेगी वो देखते हैं। ठीक, तो चलो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि इस डेटा को हम लोग ट्रेस कर लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने सोल्यूशन पेज पे और बनाते हैं एक ग्राफ। ठीक है, हाँ, ग्राफ बनाने से पहले मैं लिख लूं कि टू फाइंड
द वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट। देखो फाइंड एक ही चीज़ करनी है, लेकिन उसके लिए इतना सारा कुछ दे रखा है, बट काम की चीज़ नहीं दिया। यहाँ पे म्यू आर भी दे दिया होता तो हम लोग शायद इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, बट हम लोग बिल्कुल आराम से समझ के ग्राफ बना के प्रॉपर इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ according to the given data we have, देखो कैसा मैग्नेटाइजेशन कर्व बनता है इसका, समझते हैं चलो क्विकली। तो हमारा जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है, देखो क्या क्या बनेगा इसमें। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमको एक प्लेस करना है B और यहाँ पे प्लेस करना है H को। ठीक है, BH कर्व ट्रेस कर रहा हूँ मैं। तो इन दिस पर्टिकुलर केस अब देखें जरा क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे आप। यहाँ मैं लिखता हूँ B, इसकी यूनिट लिख देता हूँ टेस्ला और एरो बना देता हूँ अपवर्ड्स। ठीक, और वैसे ही मैं इस तरफ लिखने वाला हूँ, हियर वी आर गोइंग टू प्लेस द वैल्यूज ऑफ H। इसकी यूनिट में लिख देता हूँ एम्पियर टर्न्स पर मीटर और डायरेक्शन में बना देता हूँ इस तरफ। ठीक है, तो चलो डेटा उठाते हैं, डेटा को प्लेस करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है। व्हेन वैल्यू ऑफ H वाज 100 तो B इज 0.2। तो चलो भाई, वैल्यू ऑफ H इज गोइंग टू बी 100, इट इज गोइंग टू बी 100। और उस टाइम पे B की वैल्यू जो है, दिस इज गोइंग टू बी 0.2 टेस्ला। ठीक है, अच्छा ऐसी और क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास। तो ऐसे ही हमारे पास 4-5 वैल्यूज और है, 5 वैल्यूज और है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पांचों को ट्रेस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो चलो, फॉर ऑल द 5 दिस वाज 1, देन अच्छा एक्सेप्ट दिस वी हैव मोर 5, 1 2 3 4 5। देखो मैं जो ये ट्रेस कर रहा हूँ ना, कायदे से इसको जो ट्रेस किया जाता है वो ग्राफ पेपर के अंदर प्रॉपर डिविजन्स के साथ ट्रेस करना होता है। ठीक है, मैं आपको रफली एक तरीके से समझा रहा हूँ सो दैट कि आपको वो बेसिक तरीका समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं और कैसे ट्रेस कर रहे हैं। बट इसका आइडियल तरीका ये होगा कि आप इसको ग्राफ पेपर में ही ट्रेस करो विथ देयर प्रॉपर डिविजन्स, प्रॉपर डिफरेंस के साथ। वो अगर ज़्यादा गैप है, ज़्यादा डिविजन्स है तो वो दिखेगा आपको, वो दिखना ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ज़रूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में सारा डेटा एकदम एग्जैक्ट गिवन रहे, एग्जैक्ट डिफरेंसेस के साथ गिवन रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो फॉर 210 वी हैव 0.4 for 210, so other one is for 210 और almost यहाँ कहीं पे हम लोग लिखेंगे। So if the value is 210 then the other value is 0.4। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, जल्दी से इसको पहले ट्रेस कर लेते हैं। 340, 500, 800 और 1500। तो चलो इसमें टाइम वेस्ट बिना किए मैं लिखता हूँ 340, 500, 800 और 1500। इसको फटाफट से मैं लिख लूँ 340, 500, 800 और 1500, दैट इज 1500 बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और वैसे ही ऊपर जो डिविजन्स हैं इनकी वैल्यू क्या क्या है, 0.6, 0.8, 1 और 1.2। तो इट इज तो इट इज 0.6, 0.8, 1, 1.2। ठीक है, तो इतनी वैल्यू तो मुझको मिल गई है। अब इतना कुछ डेटा जो है वो आपको इस क्वेश्चन में गिवन। ठीक है,
तो चलो आप देखते हैं आगे क्या करना है। तो हमको ये बोलता है कि अब ये ऐसा कुछ मैग्नेटाइजेशन कर्व इसका चल रहा है, तो इसके हिसाब से पहले देखते हैं कि जो ग्राफ बन रही है वो किस तरीके की बन रही है। तो इन वैल्यूज़ का जब आप ट्रेस करना शुरू करोगे, ऑब्वियसली देखना आप भी जब एग्जैक्ट पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू को पुट करना शुरू करोगे, हर सेक्शन पे जब ये पॉइंट देखो, जब 340 H की वैल्यू है तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी हैव द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.6। सो वैसे ही जब आप आगे बढ़ाते जाओगे तो जो लाइन मिलेगी आपको, मैं डायरेक्टली अभी ड्रॉ कर देता हूं। तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ मिलेगी ना, वो लगभग कुछ ऐसी दिखेगी आपको। ये जो ग्राफ है ये ऑलमोस्ट इन पॉइंट्स को अगर आप कंबाइन कर लो तो लगभग कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलना चाहिए इस सिस्टम के अंदर। ऐसा कुछ ग्राफ आपको मिल जाएगा, ठीक। तो गिवन मैग्नेटाइजेशन कर्व को जब मैं ट्रेस करना शुरू किया तो मुझे कुछ ऐसी ग्राफ मिली जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखाई देगी आपको, ठीक है। ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसका बन के आएगा कि आप जब इसको यहाँ इन पॉइंट्स पे जब ट्रेस करोगे तो आपको एग्जैक्ट वही वैल्यू मिल जाएगी जो गिवन है, ठीक है। करना क्या है, याद करो आप लोग कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने आपको क्या समझाया था। ऐसे केसेस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, या तो आप किसी एक एक्सिस की कोई वैल्यू को, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जिसकी भी, इस गिवन डेटा के हिसाब से जो भी आप पहले कैलकुलेट कर पाओगे उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट करो। जैसे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों ने वाई एक्सिस से बी की कोई वैल्यू कैलकुलेट की थी, दैट वाज समवेयर 1.5 ऐसा कुछ आया था हमारे पास डेटा। तो उस डेटा को हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया और उसके लिए जब ग्राफ में ट्रेस किया तो उसका रिस्पेक्टिव एक्स एक्सिस की वैल्यू हमको मिल गई तुरंत के तुरंत। तो वैसा कुछ केस आप यहाँ पे भी कर सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है। गिवन डेटा को आप देख लो, इसकी हेल्प से क्या क्या चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें से या तो एक्स एक्सिस का कोई डेटा मिलेगा या वाई एक्सिस का। तो दोनों में से जो भी मिलता है उसके रिस्पेक्ट में दूसरी एक्सिस के डेटा को फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ हम लोग का आगे का अप्रोच क्या होने वाला है, आगे हम लोग यहाँ पे इसमें क्या सॉल्व करने वाला है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, चलो ठीक है, इसको समझते हैं। नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूं मैं आपको। So here the magnetic flux density in each section is, देखो मेरे पास 3 सेक्शन है, ठीक है। मुझको वैल्यू किसकी चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए। एकदम ध्यान से समझना, देखो मेरे माइंड में क्या चल रहा है और आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो दोनों की फ्रीक्वेंसी एकदम सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमको सिंक्रोनस होना है ना, तो ये आपस में ऐसा सिंक्रोनाइज करके फ्रीक्वेंसी को सेम रख के चलना जरूरी हो जाएगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ, वैसे ही आपको भी सोचना है, या आप जैसा सोच रहे हो वैसा मैं तो सोच नहीं सकता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप भी वही सोच रहे होगे जो मैंने सोचा है। मतलब अब हमको इस सिस्टम में आगे क्या अप्रोच करना है, उसके लिए मैं आपको सबसे आखिरी फॉर्मूले में लेके चलता हूं जहां से आपको आंसर मिलने वाला है। मैं अगर ऐसा लिखूं कि MMF इज इक्वल्स टू फाई एस इज इक्वल्स टू NI इज इक्वल्स टू HL, तो मुझे पता है इस डेटा से मेरे पास करंट की वैल्यू आ सकती है, चांसेस है। मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर देखो क्या क्या दिया हुआ है, N की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, फाई मुझे नहीं पता, S मुझे नहीं पता, HL मुझे नहीं पता। HL में से L की वैल्यू मुझे पता है। H कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू NI/L, ऐसा फॉर्मूला होता है। NI/L में मैं बोल सकता हूँ कि भाई नंबर ऑफ जो टर्न्स है वो मेरे पास है, I फिर से नहीं है और L है, तो किसी तरीके से कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं कैलकुलेट करूं। लेकिन मुझे एक और चीज़ पता है कि H निकालने के लिए मेरे पास एक रास्ता और है। मैं जानता हूं कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच होता है। अब आप पूछोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, प्रीवियस वीडियो में जाओ, BH कर्व के वीडियो को आप देखो, पटाख से समझ में आएगा आपको कि कैसे मैंने समझाया था। ये हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि B वॉज प्रोपोर्शनल टू H, इसको हटाया तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर एच के फॉर्म में वैल्यू आई, तो H निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, अगर B की वैल्यू आपको पता चल जाए तो H निकाल लोगे, पॉसिबल है। बात कहाँ पे अटकेगी आपकी जाके, बात आपकी अटकेगी इस पॉइंट पे जाके, जब आपको म्यू आर पुट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। म्यू आर इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन,
सो हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h? बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। याद करो, आपको चलो क्वेश्चन में मैं वापस ले चलता हूँ। देखो यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है लास्ट में, यही आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको बता दिया है फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.5 टेस्ला इन द एयर गैप। एयर गैप का फ्लक्स डेंसिटी अकेले आपको गिवन है। आपको बता दिया B ऑफ एयर गैप इज गिवन, यू नो दैट B इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक, अब देखो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। ये इतना जो मेरा पोर्शन है, दिस इज गोइंग टू बी द रफ पोर्शन, इसको अभी हम लोग हटा देंगे बोर्ड से। मैं ये बोल सकता हूं कि फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एयर गैप इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, phi अपॉन AG दैट इज इक्वल्स टू BG, दैट इज 0.7 अगर दिया हुआ है और phi की वैल्यू तो मुझे पता नहीं कितनी है। एरिया ऑफ एयर गैप मुझको दिया हुआ है ऑलमोस्ट 60 mm स्क्वायर। phi की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहां से, बहुत आसानी से आपको यहां से phi की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल इजीली। एक बार आपने phi कैलकुलेट कर लिया तो इसका यूज आप सबसे पहले तो यहां पे कर सकते हो। भाई phi की वैल्यू तो सेम होने वाली है पूरे सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्मली। ठीक, इस phi का यूज आप करोगे हर जगह पे, जैसे कि B1 निकालने के समय phi अपॉन A1, B2 निकालने के समय आप लिखोगे phi अपॉन A2। कर सकते हो आप इन जगह पे यूज। यानी आपको मैं अगर बोलूं तो एयर गैप की फ्लक्स डेंसिटी के हेल्प से आप पहले phi निकाल लो और फिर उस phi के हेल्प से आप हर एक इंडिविजुअल सेक्शन का फ्लक्स डेंसिटी निकाल सकते हो। क्लियर है ये बात? अब हर एक सेक्शन का अगर आप फ्लक्स डेंसिटी निकाल सकते हो तो मैं आपको बताऊं कि उस फ्लक्स डेंसिटी के हेल्प से आप फॉर्मूले में जाके h की वैल्यू निकालोगे। आपको हर एक सेक्शन का h की वैल्यू जो होगी वो रिक्वायर्ड होगी। ठीक, हर सेक्शन का। तो इस केस में आपको क्या चाहिए होगा, h1 की वैल्यू चाहिए होगी, यहाँ से आपको h2 की वैल्यू चाहिए होगी और यहाँ से आपको h ऑफ g की वैल्यू चाहिए होगी। ये रिक्वायर्ड होगा। अगला अप्रोच मेरा क्या होना चाहिए इसके अंदर, जब मेरे पास इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सबकी आ जाती है तो मैं तीनों h का सम कर लूँगा यहाँ से। ये जो मेरे तीनों h हैं, h1, h2 एंड hg, इन तीनों का मैं सम करूँगा, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ h टोटल। इस h टोटल को ही उठा के मुझे यहाँ पे पुट करना है। बहुत सारा हौच पौच हो गया, अभी मिटाते हैं, फेयर करते हैं, आपको आराम समझ में आएगा। ठीक है, ये जैसे ही यहाँ पे पुट हो जाएगा, लेंथ मैंने पुट कर लिया तो मेरी आई की वैल्यू निकल आएगी। तो मतलब अगर मैं phi का ना भी यूज़ करूँ तो मैं इन दोनों के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ बहुत आसानी से। ठीक, तो चलो अब क्या करते हैं, इतने पार्ट को अभी हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। अभी इसकी कोई नीड है नहीं हमारे पास, तो इसको अभी खिसकाते हैं बोर्ड से बाहर, चलते हैं अपने सोल्यूशन पार्ट में। हाँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन ईच सेक्शन इज B1 is equals to phi1 upon A1. Similarly, B2 is equals to phi2 upon A2 and B3 is equals to phi3 upon A3. थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये 3 के फॉर्म में नहीं, इसको गैप के फॉर्म में मैं डिनोट करने वाला हूँ। तो इसको मैं लिखूंगा BG is equals to phi into G। भाई phi G तो होता नहीं है, इट इज़ phi, इट इज़ ऑल सेम। ये मेरे पास फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक, अब कैलकुलेटर्स उठा लो, जरूरत पड़ने वाली कैल्सीज की। अब यहां से मैं क्या करूंगा, अब यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। मैंने जैसे आपको बताया था अप्रोच के टाइम में, ये अप्रोच कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमको चाहिए फ्लक्स की वैल्यू। फ्लक्स की वैल्यू कहां से आएगी भाई, इस पार्ट के अंदर से आएगी फ्लक्स की वैल्यू। दिस इज आवर इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां से निकल के आने वाली है फ्लक्स की वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। एरिया ऑफ एयर गैप इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, वहां से phi निकालोगे आप। तो चलो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉरी, फ्लक्स डेंसिटी से फ्लक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। वी हैव फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एयर गैप एज 0.7 टेस्ला, एज 0.7
Tesla, and area of air gap is 60 into 10 raised to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। तो फिर therefore phi is equals to flux density of air gap into area of air gap, और phi is equals to, करना कुछ नहीं है, सीधे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, 60 into 10 raised to the power minus 6 into 0.7. Therefore the magnetic flux phi is, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, 0.7 into 60 into 10 raised to the power minus 6, वैल्यू मेरे पास आ गई 0.4 टाइम्स 0 42, 0.4 टाइम्स 0 42 वेबर्स। तो यहां से मेरे पास अब वैल्यू आ गई है मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। मैग्नेटिक फ्लक्स का आगे हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं मैंने आपको अभी शॉर्ट अप्रोच में बताया हुआ था, अभी इसको आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स का चलो अब आगे यूज करके बताता हूं मैं आपको किसका क्या करने वाले हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे पास आ गया, फ्लक्स पूरे सिस्टम के अंदर सेम है। तो अगर कोई यहाँ पे ऐसा लिखता है कि phi1 phi2, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल आर सेम। इस कंडीशन पे मैं ये बोल सकता हूं कि therefore फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन अब फाइंड कर रहे हैं हम लोग, तो फ्लक्स डेंसिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू 0.4 टाइम्स 0 इंटू 4 टाइम्स 0 42 अपॉन एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का जहां तक मुझे याद है एरिया 60 mm स्क्वायर था, ठीक है। तो इससे बन जाता है B1, चलो सॉल्व कर लो आप लोग भी जल्दी से, 0.4 टाइम्स 0 42 अपॉन 60 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6। तो B1 की वैल्यू भी आ गई 0.7 टेस्ला, और इस वैल्यू को मैं कर लेता हूं हाईलाइट, ठीक है। तो यहां से हमारे पास B1 सेक्शन की भी वैल्यू आ गई, यानी फ्लक्स डेंसिटी B1 ऑफ सेक्शन 1 वो मिल चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट डेटा क्या है। ऑल्सो B2 equals to flux upon A2, therefore B2 equals to 0.1234 times 0 and 42 upon सेकेंड वाला एरिया कितना दिया हुआ है, चलो देखें जरा। तो सेकेंड वाले सेक्शन के अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 80 mm स्क्वायर, इसको पुट कर लेते हैं जरा। फर्स्ट सेक्शन में 60 था, करेक्ट है, और एयर गैप में 60 है, ठीक है, बीच में 80 है। तो यहाँ पुट कर लेते हैं वैल्यू 80 into 10 raised to the power minus 6. Therefore we get the value of B2 as, कितना वैल्यू मिला देखें, 0.4 times 0 42 upon 80 into 10 raised to the power minus 6, और वैल्यू आ गई मेरे पास 0.525 टेस्ला। तो ये किसकी वैल्यू आई, सेकेंड वाले सेक्शन की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू आ गई है। हाईलाइट कर लेते हैं। एक बार मुझको बता दो, क्या हमको थर्ड वाले सेक्शन की फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करने की जरूरत है? थर्ड वाला सेक्शन यानी मैं एयर की बात कर रहा हूं। तो आंसर है नो, बिकॉज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ थर्ड पार्ट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज 0.7 टेस्ला। क्लियर? तो अब फ्लक्स डेंसिटी तीनों ही पार्ट की निकल चुकी है। तो अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। एयर गैप तक की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है फ्लक्स डेंसिटी की। क्वेश्चन इज कि अब मुझको चाहिए इंडिविजुअल एच की वैल्यूज पूरे सेक्शन में। फॉर्मूला मैं क्या यूज करने वाला हूं, देखो फॉर्मूला में यूज करने वाला हूं फाई एस का कोई चांस नहीं है, एन आई में डेटा अवेलेबल है, और आई तो वैसे भी मुझको यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि आई की वैल्यू अननोन है, यही तो फाइंड करना है क्वेश्चन में, यानी इस आइडेंटिटी की तो जरूरत है।
और HL। देखो इसमें आप कैसे फिल्टरिंग कर सकते हो कि आपको पता है nith वाला तो यूज़ होगा ही होगा, अब वो इससे इक्वेट होना है या इससे इक्वेट होना है वो चॉइस है आपकी, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो डेटा है उसके हिसाब से ज़्यादा इजी हमारे लिए कौन सा पड़ेगा। Ni तो यूज़ हो ही रहा है, ऑब्वियस थिंग है। Ni क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमको i की वैल्यू चाहिए और n इज ऑलरेडी गिवन इन द न्यूमेरिकल, तो ये वाला तो डन हो गया। अब HL और phi s में से क्या यूज़ करें? phi भी आ चुका है, s निकालने के लिए म्यू r चाहिए होता है जो नहीं है हमारे पास, तो क्या करें? तो फिर मतलब इस फॉर्मूले को मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये वाला मोड खत्म, एक ही मोड बचता है। तो अब क्या करना चाहिए? देखो मेरा अप्रोच क्या होने वाला है, अगेन ये पूरा पोर्शन जो है हमारा रफ है, इसको मैं मिटा दूंगा बाद में, इसको एक बार फिर से ध्यान से समझ लो। मेरे पास n की वैल्यू गिवन है, i कैलकुलेट करना है, HL में से h कैसे भी निकल जाए, L इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब प्राइम फोकस आपका क्या होना चाहिए बताओ? आपका प्राइम फोकस क्या होना चाहिए? आपका प्राइम फोकस h है, दिस इज गोइंग टू बी योर प्राइम फोकस, आप इसी पे फोकस करने वाले हो। h निकालने के क्या क्या फॉर्मूले जानते हो, क्या क्या तरीके हैं आपके पास? भाई हमको पता है h इज इक्वल्स टू ni अपॉन l होता है, ठीक है। ni l अगर तीनों मिल जाए तो h निकल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि i इज नॉट गिवन, कुछ नहीं कर सकते हैं इस पॉइंट पे, i तो फाइंड करना है भाई हमको। और फिर सेकंड तरीका क्या है? b इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू r h, ये भी एक तरीका है जहां से h निकल सकता था, बट प्रॉब्लम क्या है कि भाई म्यू r इज नॉट गिवन, फिर से प्रॉब्लम में फंस गए। तो ये दो तरीके तो नहीं है, तो भाई ऐसे केस में कौन सी चीज़ काम आएगी आपके? क्वेश्चन को ज़रा याद करो, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के ड्यूरेशन में हम लोगों ने कुछ बनाया है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई है हमने, ठीक है। और ये ग्राफ जो है, जो मैग्नेटाइजेशन कर्व जो था सिस्टम का, उसके बेसिस पे ये ग्राफ ट्रेस्ड है, यानी ये जो भी सिस्टम है हमारा, जो मैग्नेटिक पाथ है, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है उसी के बेसिस पे ये ट्रेस्ड है। और अगर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट कर रहा है, मैंने आपको b की वैल्यू निकाल के बता दिया हर सेक्शन में। अब ध्यान से समझना कि गेम किस तरफ जा रहा है। मैंने आपको बता दिया कि b की वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन किस किस पॉइंट पे पहुंचती है। जब l और a की वैल्यू कितनी थी तब उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए b कहां पे लाई कर रहा है, वैसे ही जब l और a की वैल्यू सेकंड सेक्शन में बदल गई तो मेरा b कहां पे लाई कर रहा है। ऐसे करके मैंने आपको 3 b की वैल्यू बताई। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की तीनों मटेरियल के लिए इंडिविजुअल वैल्यू है हमारे पास। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी है हमारे पास कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक पे चल रहा है। तो मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, याद करो। मैंने आपको शुरू में ये बोला हुआ था कि अगर ऐसा कोई ग्राफिकल सेक्शन बनता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में उसकी लीनियर ऐसी ग्राफ दिख रही है, तो किसी भी एक्सिस में से किसी भी एक पोर्शन का अगर डेटा आपको नोन है तो आप उसके हेल्प से उसके रिस्पेक्ट में दूसरे सेक्शन में कितना डेटा होना चाहिए वो फाइंड आउट कर सकते हो। ये हमारा ट्रिक है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है हमारा। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल यही था हमारा सबसे इजीएस्ट पार्ट। इसी की मैं बात कर रहा था कि जो ट्रिक होता है ना, माइंड आपका सही समय पे क्लिक करना जरूरी है। वो माइंड अगर सही टाइम पे नहीं क्लिक हुआ, आप सोचते रह जाओगे एग्जाम में कि सर h के लिए फॉर्मूला तो मिल ही नहीं रहा है। फॉर्मूले की जरूरत क्या है? ये डेटा क्यों देखने के लिए थोड़ी ना दिया हुआ है आपको, ये डेटा यूज करने के लिए दिया हुआ है। यूज दिस पर्टिकुलर डेटा, इसका यूज करते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, इस डेटा को भी अपने साथ ले चलते हैं हम लोग। इस डेटा को अगर ये जाए तो इसको भी हम लोग अपने साथ ले चलते हैं, ठीक है। देखते हैं ये जाता है या नहीं डेटा। तो ये वहां रहेगा, आपको दिखता रहेगा तो कुछ काम आएगा। चलो इस डेटा को यहां ले आते हैं, ठीक। और थोड़ा सा इसको स्मॉल साइज पे ले आते हैं। और इसको यहां पे प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, अभी हमारा BH कर्व यहां पे आ चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहला काम तो ये करता हूं कि ये जो क्लटर है, जो रफ पोर्शन है मेरा, मैं पहले इसको हटा लेता हूं यहां से।
ये फालतू में स्पेस ले रहा है। हमारा स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ये जगह मैंने यूज़ किया हुआ था, ठीक। तो अब उस स्ट्रैटेजी तो बन चुकी है, क्विकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से चीज़ों को हटा लेते हैं। ठीक, आई होप कि आप लोगों को अब ये विजिबल होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा छोटा बन गया था। हाँ जी, ध्यान रखना ये चीज़ एग्जाम में मत करना, डबल दो बार वही ग्राफ को आपको नहीं ड्रॉ करना। मैं आपको इसी पेज में यहाँ से समझा सकूँ, बार बार पेज शिफ्ट ना करना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे ले आऊँ। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया, बट आई होप कि आपको जो मेन जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मिल जाए, वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। तो चलो अब एक काम करते हैं, वापस चलते हैं अपने सोल्यूशन पे, देखते हैं आगे क्या करना चाहिए। नाउ वी हैव 3 वैल्यू ऑफ b, वी हैव 3 वैल्यूज ऑफ b। तो जब b1 की वैल्यू 0.7 टेस्ला है, जब b2 की वैल्यू 0.525 टेस्ला है, 0.525 टेस्ला, और जब b ऑफ एयर गैप 0.7 टेस्ला है, तो इन तीनों वैल्यूज के केस में h कितना होना चाहिए, ठीक है। Therefore, the value of h1, value of h2, value of hg, यही हमारा एम है, फाइंड करना, यही तीनों को हमको फाइंड करना है। एक बार h की वैल्यू निकल के आई तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। h कैसे कैलकुलेट करोगे, चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले तो ये लाइन, मुझे जो ग्राफ का जो सेक्शन है ये लीनियर दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, और मेरे माइंड में तुरंत एक चीज़ आता है कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, तो मेरे पास एक इक्वेशन है जो मुझे हेल्प करेगी एक एक्सिस की चीज़ों के रिस्पेक्ट में दूसरी एक्सिस की उसकी रिस्पेक्टिव चीज़ों को फाइंड आउट करने के, रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने में। तो मतलब अगर मेरी b1 की वैल्यू 0.7 टेस्ला है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि b1 इक्वल्स टू 0.7, ठीक। अगर कभी मेरे पास b2 की वैल्यू 0.525 है, तो वो लगभग यहाँ कहीं पे लाई कर रही होगी, b2 इक्वल टू 0.525 टेस्ला। और अगर मेरे पास bg की वैल्यू फिर 0.7 है, bg की वैल्यू अगर मेरे पास फिर से 0.7 है, तो वो फिर इसी के साथ लाई कर रही होगी, फिर इसी के साथ यहाँ पे होगी कि bg इक्वल्स टू 0.7, ठीक है। ऐसा कुछ सिस्टम है। तो मुझे अब उनके रिस्पेक्ट में h कितना होना चाहिए वो फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, बिल्कुल आसान है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर फॉर सेक्शन 1, एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, हर बार हम लोग उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। वी नो दैट सेक्शन 1 by equation of straight line we know y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास, इसके अंदर देखो फर्स्ट केस में क्या क्या डेटा अवेलेबल है। फर्स्ट केस में हमारे पास है y, y1 and y2 की वैल्यू, एंड सिमिलरली वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ x, x1 एंड x2 पहले केस के लिए। तो पूरा फोकस आपका होना चाहिए फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस इज द वैल्यू ऑफ b1 इज 0.7 टेस्ला। b1 की वैल्यू अगर 0.7 टेस्ला है, तो भाई b1 कहाँ पे लाई कर रहा है, b कहाँ पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो दिस इज आवर y, ये जो है दिस इज आवर y, वैल्यू ऑफ y, इट इज 0.7 टेस्ला। फिर y1 क्या होता है, इट इज द लोअर लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो वो लोअर लिमिट क्या है हमारा, वो जो लोअर लिमिट है दैट इज 0.6। y2 क्या होता है उसका अपर लिमिट, दैट इज 0.8। फिर वैसे ही चले आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, दैट इज h पे। तो h वाले केस में आप देखो कि जब फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू 0.7 टेस्ला है, तो फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे लाई करेगा, फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे लाई करेगा। तो देख लेते हैं,
अगर फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू 0.6 से 0.8 के बीच में है तो फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 340 से 500 के बीच में लाई करनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। तो यानी मेरा x1 हो गया 340 और x2 हो गया 500 ही है ना? यस इट इज 500। तो फिर x कितना होगा? x ही तो निकालना है, क्योंकि ये x जो होगा यही तो वैल्यू ऑफ h बनेगा, और चूंकि पहला केस है इसलिए h1 लिखूंगा मैं इसको। ठीक है, फर्स्ट केस है तो h1 बोल दूंगा मैं, h फॉर द फर्स्ट केस। क्लियर? चलो वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए। सो देयरफॉर we have the value of x is, अब आप लोग भी कैलकुलेट कर लो मेरे साथ, मैं भी कैलकुलेट करता हूं, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी न्यूमेरिकल बहुत लंबा चल चुका है। तो मैंने वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है, मैं फटाक से उसको डालने वाला हूं यहाँ पे। आप लोग जल्दी से इसको कैलकुलेट करो मेरे साथ, तब तक मैं वैल्यू देख लूँ मैंने क्या लिखा हुआ है। तो मेरे पास h1 की वैल्यू जो है दैट इज 420, दिस इज 420 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ये वैल्यू किसकी है? h1 की वैल्यू है। तो मैं अब यहां पे लिख सकता हूं कि वैल्यू ऑफ h1 इज 420 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है आपको? ये x एक्सिस पे इसका रिस्पेक्टिव वैल्यू मुझको मिल चुका है, तो ये यहाँ कहीं पे कुछ लाई करना चाहिए। एंड दिस इज माई h1, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ v1। तो ये मेरा आ गया h1 की वैल्यू, ये आ गई मेरे पास 420। क्लियर? ऐसे हम लोग ट्रेस करते जाएंगे। तो अब यही सेम काम आपको रिपीट करना है फॉर सेक्शन 2 एंड फॉर एयर गैप एज वेल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन को थोड़ा सा मैं समझता हूँ, सोल्यूशन थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेंदी हो रहा है, बट कोई नहीं, अगर आपको कंसेप्ट बेसिक समझ में आ गया तो दैट इज ऑल वर्थ इट, कोई इशू नहीं है। सो नाउ फॉर सेक्शन नंबर 2 we have again y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। ठीक, तो यहां पे देखो क्या क्या है हमारे पास, y, y1, y2 एंड x, x1, x2 इनकी वैल्यूज। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपको वैल्यू लिख के दे देता हूं, आपको करना ये इस फॉर्मूले में पुट करो, कैलकुलेट करो और आंसर लेके आओ। ठीक है, मैं ये सारा चीज करने जाऊंगा तो अभी टाइम और ज्यादा लग जाएगा, और वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है क्योंकि मैं आराम से समझा के आपको बना रहा हूं ये क्वेश्चन। तो अब देखते हैं यहाँ क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास। सबसे फर्स्ट तो केस है हमारा, ये सेकंड वाला केस है, 0.525 टेस्ला बी की वैल्यू है, यानी बी हमारा लाई कर रहा है कुछ इस पॉइंट पे हमारा बी लाई कर रहा है। तो भाई लोअर लिमिट और अपर लिमिट, बी जो है दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई 0.525 और लोअर लिमिट है 0.4 और अपर लिमिट है 0.6। तो इसकी लोअर लिमिट जो है दिस इज 0.4, अपर लिमिट है 0.6 और y की वैल्यू है 0.525। ये तो मिल गया। x एक्सिस पे चलते हैं जरा, क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। तो भाई चलो x एक्सिस क्या, डायरेक्टली क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। 0.4 और 0.6 जब b की वैल्यू है तो h कितना है? 0.4 और 0.6 अगर b है तो h की वैल्यू 210 और 340 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो h की वैल्यू 210, h शुड बी बिटवीन 210 एंड 340। तो फिर बताओ एग्जैक्टली अगर 0.525 अगर वैल्यू है y की तो h कहाँ पे लाई करेगा? तो चलो इसको फिर ट्रेस कर लेते हैं यहाँ से। तो इस पर्टिकुलर केस में ये वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी? इन दोनों के बीच में, ये हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक,
तो चलो इसको सॉल्व कर लो आप लोग भी जल्दी से, मैं भी सॉल्व करके लिख लेता हूँ. नाउ द वैल्यू ऑफ x, therefore on solving we get x2. भाई पिछले वाले को मैं x1 लिख लूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, इसको x1 बोल देते हैं फर्स्ट केस. दिस इज फॉर सेकेंड सेक्शन. तो चलो इसका भी वैल्यू मैंने लिख के रखा हुआ है, मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ आपको. इट इज 291.69. इट इज 291.69 एम्पियर टर्न्स पर मीटर. दिस इज इट. ये इसकी वैल्यू आई. और अब आप बोल सकते हो कि H2 की वैल्यू आ गई है 291.69 एम्पियर टर्न्स पर मीटर. और ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ये इस पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है. देखो H2 की वैल्यू अगर मैं बोलूँ आपको तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे लाई करना चाहिए. दिस इज आवर H2. क्लियर है? ये ग्राफ देखो एग्जैक्टली 210 और 340 के बीच में ही लाई कर रहा है. ऐसे आपको फाइंड आउट करना है. मैं इसी क्वेश्चन में आगे चल के कभी इन फ्यूचर जब हम लोग आगे और सेशंस रखेंगे तो मैं आपको इसमें गेट का अप्रोच बताऊंगा. मजा आ जाएगा. एक पेज के अंदर आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिल जाएगा. बहुत अच्छा है. चलो आगे बढ़ते हैं. फिलहाल समझ के बना रहे हैं हम लोग, बिल्कुल आराम से चलते हैं. अब ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई 291.69 एम्पियर टर्न्स पर मीटर. x2 यानी H2 की वैल्यू आ गई. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड पार्ट. अब करना क्या है कि ये सेम प्रोसेस करेंगे फॉर सेक्शन नंबर 3. तीसरा सेक्शन किस चीज का है? एयर गैप का सेक्शन है हमारे पास. तो यहां हम लोग फिर से क्या लिखेंगे? फॉर एयर गैप वी नो दैट B of gap is given to be 0.7 टेस्ला. भाई यहाँ पे तो सेम वैल्यू है. देखो आपने पहले इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ है. भाई फर्स्ट सेक्शन का भी एग्जैक्ट वैसे ही कुछ डायमेंशन था, वैसे ही कुछ सिस्टम था. तो इसमें आपको h की वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर ग्राफ के अकॉर्डिंग इट वाज 420. तो मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ मिलेगी. ठीक है, तो मैं दोबारा से वो सेम चीज़ें अभी लिख के और अगर इसको ऐसे बताऊं तो हमको मिलेगा y1 और y2 सेम वैल्यू जो पिछले पार्ट के अंदर था. और उसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा x1 और x2 की वैल्यू कितनी आती है वो भी हम वैसे ही एक्सप्रेस करने वाले हैं इस सेक्शन के अंदर. ठीक है, तो अब चलो देखते हैं y की वैल्यू 0.7, y1 y2 0.6 और 0.8. तो इट वाज 0.7, 0.6, 0.8. x की वैल्यू अननोन है, x हमारा, और x1 x2 कितना है? तो x1 और x2 340 और 500. 340 और 500 के बीच में लाई करेगा. Therefore x3 की वैल्यू, मैं इसको x3 से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि ये तीसरा सेक्शन है, या xg भी आप बोल सकते हो इसको, या आप इसको xg भी बोल सकते हो. xg बराबर, तो भाई कितनी वैल्यू आई थी पिछले वाले केस में? 420 एम्पियर टर्न्स. तो इसमें भी सेम मिलेगा हमको 420. इट इज़ 420 एम्पियर टर्न्स पर मीटर. भाई वैल्यू सेम आने वाली, कैलकुलेट कर लो आप लोग, बट क्यों डिफरेंस होगा? ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो डेटा है हमारे पास, इसके हेल्प से हम लोग इस वैल्यू तक तो पहुंच चुके हैं. तो अब देखो क्या क्या आ रहा है. अब मैं क्वेश्चन के थोड़ा पीछे लेके चलता हूं आपको. यहाँ पे मैं पहुंच गया फिर से एक वैल्यू के साथ, दैट इज 420 एम्पियर टर्न्स पर मीटर. थोड़ा सा और पीछे रिवाइंड करो, जहाँ पे मैंने आपको एक रफ पार्ट के अंदर समझाया हुआ था कि हम लोग ऐसे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, h निकालना क्यों ज़रूरी है. क्योंकि h हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको करना है Ni इक्वल्स टू HL. ये करने के लिए हम लोग हर जगह h फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि phi s से तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, म्यू आर वाज नॉट गिवन. ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको दूसरी या तीसरी बार बता रहा हूँ, ये सेम चीज़ आप लोग इसको माइंड मत करो.
NI इक्वल्स टू HL लिखा हुआ है हमारे पास, N की वैल्यू अवेलेबल है, I कैलकुलेट करना है, H मैंने अब निकाल लिया सारे सेक्शन का, सभी सेक्शन का H है, बस अब मुझको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे मुझको हर चीज टोटल के फॉर्म में चाहिए, कंबाइंड फॉर्म में पूरी सर्किट के लिए एंटायरली चाहिए, इंडिविजुअल से कुछ काम नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि मुझको पूरी सर्किट में फ्लो होने वाला टोटल सप्लाई करंट चाहिए, तो मुझको H टोटल चाहिए होगा यहाँ पे। H टोटल कैसे निकलेगा, तो H टोटल निकालने के बदले चलो मैं इस फॉर्मूले में ही इंडिविजुअल, देखो HL को मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ ना, H1L1 प्लस H2L2 प्लस H3L3, इस फॉर्म में एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ, बोथ विल बी सेम। तो मैं अभी यही काम करने वाला हूँ, मैं अभी यही पर्टिकुलर चीज़ करने वाला हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल H की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ we know that Ni is equal to HL। N की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स 4000 है, I अननोन है, तो एक पेज में और यूज कर लूं जरा, चलो, we know that N is 4000, ठीक है, N की वैल्यू है भाई 4000 टर्न्स, और HL के लिए मैं लिख लेता हूं कि इट इज इक्वल टू H1L1 प्लस H2L2 प्लस H3L3, ये एयर गैप वाला सेक्शन था, ठीक है। अब जो मेरे पास डेटा है उसको मैं जरा पुट कर लूं, तो मेरे पास डेटा है कि देयरफॉर HL विल बी इक्वल टू, अब ब्रैकेट बना लेते हैं, H1 की वैल्यू मेरे पास आई भाई, जब B की वैल्यू 0.7 टेस्ला वाला जब था तो 420 की वैल्यू आई इनटू L1 की वैल्यू कितनी दी है, क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे, क्वेश्चन देखो, L1 की वैल्यू है 80 mm, यहीं से देख के मैं लिख लेता हूं 80 इंटू 10⁻³ प्लस H2L2, भाई H2 की वैल्यू कितनी निकली हमारी, तो देखो H2 की वैल्यू आई 291.69, इट इज 291.69, तो मैं पुट कर लूं प्लस 291.69 इंटू द लेंथ ऑफ सेकेंड पार्ट का लेंथ 70 mm, तो इंटू 70 इंटू 10⁻³ प्लस थर्ड सेक्शन, एयर गैप का लेंथ इज ऑलरेडी गिवन एज 0.5, और उसके साथ हमको उस सेक्शन की रिलक्टेंस पुट कर, उस सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पुट करनी है, तो इट शुड बी 420 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ और इतने पोर्शन को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ HL टोटल HL की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक। तो HL टोटल चलो कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, इट इज 420 इंटू 80 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद प्लस 291.69 इंटू अगेन इन ब्रैकेट 70 इंटू 10⁻³ अगेन एक और प्लस 420 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³। इससे मेरे पास HL की वैल्यू जो आई है दैट इज 54.228 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ये मेरे पास कंबाइंड फॉर्म में HL की वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन तो अब सॉल्व होने के कगार पे पहुंच चुका है, एंड पे आ गए हम लोग, एकदम लास्ट। सॉल्व करो चलो आप लोग भी मेरे साथ जल्दी से। नाउ भाई Ni इज इक्वल टू HL और I इज इक्वल टू HL अपॉन N। करंट की वैल्यू इस फॉर्म में बता सकते हैं हम लोग। तो भाई देयरफॉर
देयरफॉर अब क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर I इज इक्वल टू HL की वैल्यू है 54.228 अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4000, ठीक है। तो 54.228 अपॉन 4000 में करता हूँ, देखते हैं 0 पॉइंट कितने में आती है वैल्यू, 54.228 अपॉन 4000। हाँ जी, तो मेरे पास करंट की वैल्यू आ चुकी है, इट इज 0.013 amperes. So this is my required value of current. मेथड हो सकता है लंबा रहा होगा, इजी ज़रूर रहेगा, लेस कंफ्यूजिंग रहेगा और कंसेप्चुअली समझने में आपके लिए आसान भी रहेगा। इस क्वेश्चन को आप और भी 2 से 3 तरीके और हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वो भी सारे तरीके बता दूंगा, या कभी अगर इन फ्यूचर हम लोग लाइव सेशन करेंगे, जो कि करेंगे ऑब्वियसली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, तो हम कुछ लाइव सेशन जरूर करने वाले हैं अभी, और बिल्कुल सीरीज में चलेंगे फिर लाइव सेशन। मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा आप लोगों को, बस रेगुलरिटी बना के रखना, मेरे साथ रेगुलरली जुड़े रहना, मज़ा आएगा आप लोगों को भी, और मैं भी रेगुलर रहूँगा आप लोगों के साथ, कमिटमेंट है मेरा, तो फिर मज़ा आ जाएगा आपको। और तो करंट की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.013 एम्पियर्स, दिस इज आवर टोटल करंट। अब क्वेश्चन बहुत लंबा था, बहुत लॉन्ग वे में मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो मैं आपको एक क्विक रिव्यू जरूर दूंगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, ठीक है। एक क्विक रिव्यू पे आ जाते हैं हम लोग और चलते हैं सोल्यूशन के पहले पार्ट में, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या था। एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बताऊं, एक समराइज करके मैं बताऊं तो आपको बोला हुआ है सर्किट है, एक मैग्नेटिक सर्किट है जिसके अंदर 3 सेक्शन है, हर एक सेक्शन की लेंथ और एरिया आपको गिवन था, तीसरा वाला सेक्शन एयर गैप से बना हुआ है, ठीक। फिर आगे बोलता है कि वो सर्किट जो है कुछ मैग्नेटाइजेशन कर्व ट्रेस कर रहा है, उसकी मैग्नेटाइजेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो इस ग्राफ से समझी जा सकती है, इस डेटा से समझ सकते हो आप। फिर आगे आपको पूछा हुआ है कि तो बताओ कि अगर उसके अंदर 4000 टर्न्स ऑफ कंडक्टर वाइंडिंग हमने कर दिया तो कितनी करंट चाहिए 0.7 टेस्ला की फ्लक्स डेंसिटी बनाने के लिए उस एयर गैप के अंदर। ये था पूरा क्वेश्चन। सोल्यूशन पार्ट में चलते हैं। सोल्यूशन में मैंने क्या क्या किया, सबसे पहला काम किया, जितने भी लोगों का लेंथ और एरिया गिवन था वो सबको एक साथ लिख दिया, जितने भी सेक्शंस का लेंथ और एरिया गिवन है सबको एक साथ कंबाइन कर लिया। फिर नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एयर गैप, 2 एक्स्ट्रा चीजें थी, उसको मैंने रख लिया यहाँ पे। जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक BH कर्व जो है उसको ड्रॉ कर लिया, उसकी जो भी डेटा थी उसको मैंने ट्रेस कर लिया, उसके हिसाब से एज अ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में डेटा आ गया मेरे पास। पहला स्टेप कंप्लीट, क्लियर है आपको। फिर आगे मैंने क्या स्ट्रेटेजी लगाया, मैंने ये बोला कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले तो फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान है जिसको कैलकुलेट करना। फ्लक्स बहुत नॉर्मली आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हमको एयर गैप की सेक्शन की जो है वो फ्लक्स डेंसिटी गिवन था, 0.7 टेस्ला वाज ऑलरेडी गिवन, और उस एयर गैप का एरिया भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग फाई निकाल लिए। फाई निकालने के बाद अब हम लोग क्या किए, हर सेक्शन की फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, तो इसको ध्यान से समझ लो। हम लोग चाहते हैं कि अगर 3 सेक्शन को मिला के बना हुआ है मैग्नेटिक सर्किट, तो तीनों ही सेक्शन में ये y और x में से कोई एक साइड की डेटा हमको मिल जाए। अगर सपोज हमको x एक्सिस की कोई डेटा मिल जाती तो उसके रिस्पेक्ट में y निकाल लेते, y एक्सिस की डेटा मिल रही है तो उसके रिस्पेक्ट में x एक्सिस से निकाल लेंगे डेटा। x एक्सिस का डेटा ही दिलाएगा h और h दिलाएगा i, सब जुड़े हुए एक दूसरे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एयर गैप के हेल्प से फ्लक्स निकाला, उस फ्लक्स का यूज करके तीनों सेक्शन की फ्लक्स डेंसिटी निकाल ली, क्योंकि एरिया पहले से नोन था। अब आगे क्या करते हैं, अब वो ग्राफ को फिर से स्टडी कर लिया हम लोगों ने, और जो हमको y एक्सिस का डेटा मिला, यानी जितना फ्लक्स डेंसिटी का डेटा मिला, उसको उसकी पॉइंट पे हम लोगों ने प्लेस कर दिया। और अब हम ग्राफिकली अगर इसको देखें तो हमको h की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए वो हम अब फाइंड आउट करने वाले हैं। इक्वेशन था स्ट्रेट लाइन का, तो हम लोगों ने हर एक सेक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अप्लाई कर दिया, जितने वेरिएबल्स थे, जितने क्वांटिटीज थी, उनकी वैल्यू पुट कर दिया, कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल जो भी थे हमारे पास सब पुट किया हम लोगों ने। और अब ये सारा डेटा जो है इसको पुट करने के बाद हमारे पास x दैट इज द वैल्यू ऑफ h 3 अलग अलग मिल गई, एयर गैप के लिए, सेकंड सेक्शन के लिए और पिछले पेज में फर्स्ट सेक्शन के लिए।
तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि अब इस डेटा के हिसाब से देखो मुझे H1, H2 और H3 भी, यहाँ से H3 की भी वैल्यू सेम 420। तो हमारे पास इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटीज़ के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज़ मिल चुकी हैं। हर एक बी के लिए कितना H बन रहा है वो अवेलेबल आ गया, ठीक है, अवेलेबल हो गया हमको। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पहुँचे अपने मेन फॉर्मूले पे, दैट इज MMF का फॉर्मूला जहाँ पे लिखा हुआ है NI = HL। तो HL से इक्वेट करने के लिए देखो मेरे पास H और L तो इंडिविजुअल है ना, तो मैं क्या करूँगा HL टोटल निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। HL टोटल निकालने के लिए मैंने ये वाले फॉर्मूले का यूज़ किया, इसमें ये सारी क्वांटिटीज़ को पुट कर दिया और इससे HL की टोटल कंबाइंड वैल्यू मेरे पास आ गई 54.228 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। इस वैल्यू को मैंने यहाँ से उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर लिया, ठीक। N वॉज ऑलरेडी गिवन टू बी 4000 से डिवाइड कर लिया इस चीज़ को, और मेरे पास जो वैल्यू आई सप्लाई करंट की, सही तो है, तो और जो मेरे पास जो वैल्यू आई सप्लाई करंट की दैट इज 0.013 एम्पियर्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चंस जब भी आपके पास आए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले, तो आप पूरे स्ट्रैटेजी के साथ इस क्वेश्चन को पहले समझो, पहले पढ़ लो, 2 मिनट लगा लो एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद अच्छा हाँ, और साथ ही साथ जो डायग्राम बनता है ना इनके अंदर, वो ज़रूर बनाते जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये डायग्राम अगर आपने एक ग्राफ बना के रखा हुआ है तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने में आसानी होगी कि भाई हमको ये 2 एक्सिस है हमारे पास, दोनों में से किस एक्सिस की डेटा अवेलेबल हो सकती है और उसकी हेल्प से फिर दूसरी एक्सिस की कैसे निकालेंगे वो फाइंड आउट कर लोगे, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो अब इस सेशन को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो आई नो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, आप लोग परेशान ना हो, तो जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर इतना लंबा वीडियो आपने देखा हुआ है तो डेफिनेटली आपको उसका एक एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, सो दैट कि लाइव सेशन में हमको थोड़ा आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक। तो स्टूडेंट्स चलिए अब इस मैग्नेटिक सर्किट के वीडियोस को मैं यहीं पे अब कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट बहुत ही जल्दी हम लोग मिलेंगे विथ आवर नेक्स्ट मॉड्यूल, अवेटेड मॉड्यूल है भाई। लोग इसके बारे में काफ़ी दिन से मुझको पूछ रहे थे कि सर अगला मॉड्यूल कब आएगा। DC मशीन्स जो हमारा अगला मॉड्यूल है मैं आपको बता देता हूँ, इसके वीडियो अब नेक्स्ट आपको मिलेंगे हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में, हम उसी के बारे में बात करेंगे, शुरू करेंगे उस मॉड्यूल को। तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो को, इस मैग्नेटिक सर्किट्स के वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कंप्लीट करते हैं। बने रहिए मेरे साथ, इलेक्ट्रिकल के और इलेक्ट्रीफाइंग सेशंस में आगे भी मिलेंगे हम लोग। टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।